हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए हम फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023। आपका सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग यूनिट थर्ड चल रही है। हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? थर्ड। और थर्ड का हम लेक्चर फर्स्ट करा चुके। आज ये लेक्चर सेकंड है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 ही लेक्चर कराऊंगा यूनिट थर्ड में और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा हम देखते हैं, अथवा में एक क्वेश्चन है कि शिक्षा के साधन के रूप में राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षा को प्राप्त कराने में जो साधन होते हैं, उन साधनों को जुटाने में राज्य के क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण हैं, उनको हमें वर्णन करना है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर इसका हमारा है, परिवार मानवीय समाज की एक सर्वाधिक प्राचीन एवं संपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार जो है आपकी मानवीय समाज की एक सर्वाधिक प्राचीन एवं संपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। परिवार जो होता है, जो व्यक्ति के जीवन से बहुत ही नज़दीक का संबंध उसका रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सामान्यतः उसके परिवार में ही व्यतीत होता है। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बिलार्ड का कथन देखो ये है कि परिवार मूलभूत सामाजिक संस्था है जिससे अन्य संस्था विकसित हुई हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक किंतु सर्वाधिक सक्रिय साधन है। परिवार जो है शिक्षा का एक अनौपचारिक किंतु सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सक्रिय साधन है। कौन? परिवार। क्योंकि परिवार के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि परिवार को हम क्या प्रथम यानी पहला स्कूल बोलते हैं और माता पिता को पहला शिक्षक बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो परिवार सिखाएगा बच्चों के लिए, वही बच्चे आगे जाके अपनी लाइफ में करेगा और उस पर अमल करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी जो फैमुलस है इसका अर्थ क्या होता है? सेवा भाव। क्या होता है? सेवा भाव। परिवार में साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, और कभी कभी जो पति या पत्नी में से किसी के माता पिता भी हो सकते हैं। ये परिवार होता है। तो आगे देखते हैं, हमारे मैकाइवर तथा पेज हैं, इनकी परिभाषा क्या है। जो परिवार के बारे में परिवार के बारे में क्या सोचते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध प्राप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे एक संतान उत्पन्न हो जाए और उसका पालन पोषण भी किया जाए, हमारा परिवार है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार जो है एक ऐसे समूह का नाम होता है, इसमें पति और पत्नी 2 लोग होते हैं। सही है। उनके जो बीच यौन संबंध स्थापित होता है वो इतनी देर तक होता है कि उनसे एक संतान उत्पन्न हो जाती है, और जिस संतान जो उत्पन्न होती है उसका पालन पोषण किया जाए, वो सारे का सारे के परिवार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि साधारणतः अगर हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में हमारे माता पिता और बच्चे आते हैं। सही। और बहुत होता इतना हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी के माता पिता उसमें शामिल हो जाते हैं, उसे हम संपूर्ण परिवार कह सकते हैं। चलिए देखो आगे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं दूसरे, क्लियर के अनुसार ये कहते हैं कि परिवार में हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं और उनके बच्चों के बीच में जो संबंध के बीच व्यवस्था पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। देखो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण यानी कि साधन के रूप में परिवार का महत्व या कार्य। यानी शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण जो होते हैं के रूप में परिवार का महत्व और कार्य क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो आपका है शारीरिक विकास। क्या है? शारीरिक विकास। देखो शारीरिक विकास क्या होता है कि परिवार बालक के शारीरिक विकास में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। हम कह सकते हैं कि बालक के शारीरिक विकास के लिए जो उसके पौष्टिक आहार होते हैं, खेलकूद हो गया, व्यायाम हो गया आदि की जो व्यवस्था करता है वो कौन करता है? परिवार करता है। परिवार ही इस बात का विशेष ध्यान रखता है जो उसका बच्चा है उसकी दिनचर्या किस प्रकार की हो, उसकी साफ़ सफाई की आदत है,
भोजन करने का ढंग है, भोजन कितने समय तक वो करेगा, कितने टाइम पे करेगा, ये सब सिखाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, परिवार का होता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे के शारीरिक विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है, परिवार का रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा सेकंड पॉइंट हमारा है मानसिक विकास। देखो मानसिक विकास क्या होता है कि बालक की जो बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है वो परिवार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि देखो बच्चे की जो मानसिक शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे निरीक्षण करना हो गया, कल्पना करना हो गया, विचार करना हो गया, सोच विचार हो गया, आपका तर्क हो गई, ये सारे के सारे समुचित विकास के जो लक्षण होते हैं ये परिवार के द्वारा ही बच्चों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि परिवार ही उन्हें ये मौका देता है कि वह विचार कर सके, सोच सके। सारे के सारे कार्य परिवार के द्वारा ही करवाए जाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। चलिए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है संवेगात्मक विकास। परिवार में सदस्यों का आपसी व्यवहार जो होता है वो बच्चे के संवेगात्मक विकास पर क्या प्रभाव डालता है। क्योंकि देखो प्रेम हो गया, सहयोग हो गई, सद्भावना हो गया, सहानुभूति हो गई, आपकी स्नेह, आत्मविश्वास आदि जो होता है, ये सब के सब जो गुण होते हैं वो बच्चों के किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, परिवार के द्वारा प्राप्त होते हैं। और परिवार ही इन सारे के सारे गुणों का क्या विकास करवाता है बच्चे के जीवन में। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है आपका सामाजिक विकास। बालक को सामाजिक विकास का सबसे अच्छा परिचय जो होता है पारिवारिक सदस्यों के बीच में मिलता है। समझ गए आप लोग। क्योंकि परिवार में ही वह सामाजिक आदर्शों का, परंपराओं का तथा व्यवहारों को अच्छी तरीके से सीख पाता है। और यहीं से उसमें प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग की भावना, त्याग, सेवा की भावना आदि का जो सामाजिक गुणों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा ही होता है। चलिए आगे हमारा है देखो धार्मिक व चारित्रिक विकास। देखो धार्मिक व चारित्रिक विकास जो होता है वो परिवार के सदस्यों के ही द्वारा बच्चे के अंदर गुण डाले जाते हैं। जैसे मान लो दया, प्रेम, ईमानदारी, श्रद्धा आदि का भी परिवार में ही इसका विकास किया जाता है कि बच्चे का जो चारित्रिक विकास है वो किस प्रकार का होगा। इसका निर्धारण कौन करता है, परिवार करता है। हमारा पॉइंट हमारा है कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन की भावना। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बड़े बूढ़े सब एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्योंकि कर्तव्यों के पालन के सदस्यों को एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार परिवार में कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन का ये वातावरण बालक को किससे मिलता है, परिवार के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे भाई एक आदर्श नागरिक बनने के लायक हो जाता है। चलिए आगे देखो हमारा है भाषा का विकास। देखो भाषा का जो विकास होता है वह परिवार के द्वारा होता है। क्योंकि देखो परिवार में बोली जाने वाली भाषा को बालक स्वतः ही सीख लेता है, वो स्वयं सीख लेता है। क्योंकि देखो जिस प्रकार की भाषा उसके परिवार के सदस्यों की होगी उसी प्रकार की जो भाषा होगी किसकी, बच्चे की होगी। समझ गए। और भाषा ही सामाजिक जड़ की सर्वोच्च वाहिका होती है। क्योंकि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति की इज्जत होती है, सम्मान होती है। समझ गए। तो भाषा जो है इसका जो विकास पूर्ण रूप से जो कराया जाता है किसके द्वारा, परिवार के द्वारा कराया जाता है। क्योंकि जैसे ही परिवार के सदस्य भाषा बोलते हैं वैसे ही बच्चा भाषा बोलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है रुचियों और आदतों का विकास। देखो रुचियों और आदतों का विकास हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क अधिक अच्छा होता है। क्योंकि परिवार का जैसा वातावरण होता है उसी के अनुरूप बालक में अच्छी या बुरी आदतों का विकास हो जाता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट देखो हमारा है व्यवहारिक शिक्षा। क्या है आपकी, व्यवहारिक शिक्षा। देखो व्यवहारिक शिक्षा में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों से ही बालक को चलने, उठने, बैठने, बातचीत करने तथा विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने की जो शिक्षा होती है वो परिवार के द्वारा ही प्राप्त होती है। परिवार बच्चे को जिस प्रकार का व्यवहार सिखाएगा, व्यवहार करना सिखाएगा, बच्चा वही बाहर जाके दूसरों के प्रति व्यवहार करेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा जो होती है सर्वप्रथम परिवार के द्वारा बच्चे के लिए प्रदान कराई जाती है। चलिए देखो आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण या साधन बनाने के उपाय। यानी चलिए आगे देखते हैं परिवार का शिक्षित होना। देखो परिवार के सदस्यों को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि उसके जो परिवार के मेंबर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, यदि वो शिक्षित होंगे
तभी बच्चा शिक्षित होगा, और जब वो शिक्षित होगा तभी वो जान पाएगा कि हमें समाज के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के लिए किसी परिवार का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं, आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना। देखो, जो रोजगार होता है, स्वरोजगार यदि के द्वारा परिवार की जो आर्थिक स्थिति जो होती है उसको उठाना चाहिए, ताकि परिवार के मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। समझ गए आप लोग। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षित करेगा, क्या अपने बच्चों को सभ्यता सिखाएगा। तो कुल मिला के परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि हमें अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको ऊँचा किस प्रकार उठाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुख सुविधा प्राप्त कर सके और उसे अच्छा एक साधन मिल सके एजुकेशन प्राप्त करने का। चलिए आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है उचित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। देखो, उचित सामाजिक दृष्टिकोण का जो विकास होता है, परिवार के सदस्यों में उचित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता को बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रेरित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे हमारा देखो, परिवार और विद्यालय में निकटता। देखो, परिवार और विद्यालय में निकटता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, क्योंकि देखो मैंने कल आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि यदि परिवार के व्यक्ति चाहें कि हम बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षित कर दें तो वो शिक्षित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बालक घर पे बैठ के परिवार के द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए विद्यालय में भी जाना पड़ेगा। सही, यदि आप चाहें कि मैं बच्चे को सिर्फ विद्यालय के द्वारा ही एजुकेशन प्राप्त करा दूँ तब भी वो व्यक्ति एजुकेशन तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो सभ्यता है, आदर्श है, बोलचाल है, खान पीन है, किस प्रकार से खेल कूद है, व्यायाम है, ये सारे के सारी जो चीज़ें होती हैं ये बच्चा परिवार के द्वारा ही सर्वप्रथम सीखता है। इसलिए कहा भी जाता है, इसीलिए ये बात कही भी जाती है कि बच्चे का जो प्रथम जो शिक्षक होता है वो माता पिता होते हैं, और पहला विद्यालय जो होता है कौन, घर, उसका परिवार होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है शिक्षा के साधन के रूप में राज्य के कार्य। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण। तो देखो इसमें क्या होता है कि राज्य का जो कर्तव्य होता है भाई ये होता है कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करे और उसके अनुसार व्यापक शिक्षा योजना का निर्माण कराए, ताकि बच्चा क्या करे, शिक्षा ग्रहण कर सके, कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। ये जो सारा का सारा काम किसका होता है, राज्य का होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना। देखो, राज्य का एक प्रमुख कार्य ये भी होता है कि वह सभी प्रकार के विद्यालयों में, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गए, माध्यमिक हो गए, उच्च हो गए, टेक्निकल हो गए आदि की व्यवस्था कराता है, ताकि क्या करे, उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार, जो उसकी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक व गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना भी राज्य का कार्य होता है, जिससे बच्चा क्या हो, शिक्षित हो और शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। चलिए आगे तीसरा हमारा पॉइंट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। देखो, इस समय जो देखा जाए कि जनसाधारण में शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य का एक निश्चित स्तर तक अपने नागरिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है, किसका, राज्य का। देखने आपको पता होगा कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, इनमें बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण कराने पर कितना जोर दिया जाता है, और इसीलिए आज सरकार ने बहुत सी प्रकार की योजनाएं निकाल रखी हैं जिससे बच्चा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारा अगला पॉइंट है सैनिक शिक्षा की व्यवस्था। देखो, राज्य का एक कर्तव्य ये भी होता है कि देश की बाह्य और आंतरिक खतरों को सुरक्षा के लिए युवा वर्ग के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है, जिससे क्या हो, यदि युवा सैनिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो राज्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो आंतरिक खतरे हैं या बाहर किसी दूसरे देश से खतरे हैं, जिसका वो सामना कर सके और देश को सुरक्षित महसूस करा सके। ये इसलिए राज्य के कार्य ये भी है कि सैनिक शिक्षा की व्यवस्था उसे करवानी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। देखो, राज्य का एक वर्तमान समय में उसका कार्य ये भी है कि विभिन्न प्रकार के जो समाज उपयोगी उद्योग हैं, धंधे हो गए आपके, व्यवसाय, तकनीकी और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए औद्योगिक संस्थान, टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर कॉलेज आदि की स्थापना करी जाती है, जिससे बच्चा क्या करता है, जो उसके व्यापार है उसके उसको जानकारी मिल जाती है कि हमें किस प्रकार से कौन सा व्यापार करना चाहिए या हमें उद्योग का निर्माण करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हमारा है शिक्षा का व्यवहार वहन करना। तो इसका क्या होता है, देखो, राज्य एक निश्चित स्तर तक ही
सार्वभौमिक शिक्षा का जो व्यवहार होता है स्वयं पर वहन कर सकता है। हम कह सकते हैं इसके अतिरिक्त राज्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देता है, सही है, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों तथा मेधावी निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान हो सकें, जिससे वे क्या करें एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और समाज के प्रति उठ बैठ सकें और इस प्रकार से अपना व्यापार कर सकें ताकि वो दूसरे के लिए सहयोगी हों। चलिए अगला पॉइंट हमारा है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था। देखो, किसी भी राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि वह अपने विद्यालयों में इस प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था करे जो अंधे, गूंगे, बहरे आदि बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करा सकें। ऐसा ना हो कि बच्चा यदि अंधा है तो वो शिक्षा से वंचित रहे, या कोई बच्चा बहरा है तो शिक्षा से वंचित रहे। इस प्रकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो राज्य का ये भी दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार के शिक्षक की व्यवस्था करे कि इन सारे बच्चों के लिए वो शिक्षा ग्रहण करा सके। चलिए अगला पॉइंट हमारा है योगों और समितियों की नियुक्ति। देखो, शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि समय के अनुसार शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए सुझाव और परिवर्तन के संबंध में विचार आमंत्रित किए जाते हैं। और इसी को लेकर आपको पता है कि बच्चे की जो स्थिति होती है, समाज में जो बच्चों की स्थिति होती है, उसको देखकर जो राज्य सरकारें जो होती हैं समय समय पर आयोग और समितियां गठित करती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि राज्य के प्रति जो अन्य लगाव होना चाहिए, जैसे राज्य में पूर्ण शिक्षा हो गई, समाज शिक्षा हो गई, जनसंख्या शिक्षा हो गई, पर्यावरण शिक्षा हो गई आदि के संबंध में भी उपयोगी कार्यक्रम बनाकर इस पर कार्य करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि राज्य को आयोग और समितियों की नियुक्ति भी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे समाज से कोई भी व्यक्ति, कोई बालक अशिक्षित न रह सके। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।